नमस्ते साथियों। अभी मैं जिस धरती पर चल रहा हूँ ये कोई आम जगह नहीं है। ये वही धरती है जहां से संगम युग की कहानी शुरू होती है। मेरे चारों ओर वो समाज जीवित है जिसे आज हम केवल पुस्तकों में पढ़ते हैं। यहाँ तमिल कवियों की संगम सभाएं लग रही हैं। देखिए, यहाँ कविता मनोरंजन नहीं है बल्कि जीवन को समझने का माध्यम है। सामने चोल, चेर और पांड्य जैसे शक्तिशाली राज्यों की राजनीति चल रही है। कहीं युद्ध की तैयारी है तो कहीं प्रेम और वीरता की कथाएं रची जा रही हैं। बाजारों में व्यापार फल फूल रहा है और गांव शहर अपने पूरे सामाजिक स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको किसी पाठ्य पुस्तक के अध्याय की तरह नहीं बल्कि यहीं खड़े होकर ये दिखाऊंगा कि संगम युग के लोग कैसे जीते थे, कैसे सोचते थे और कैसे इसी युग ने दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया। इसलिए अंत तक बने रहिए क्योंकि यह केवल इतिहास नहीं, एक जीवंत संसार है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि संगम शब्द आया कहां से। संगम का अर्थ होता है सभा या सम्मेलन, और संगम युग में तमिल कवियों की ऐसी ही साहित्यिक सभाएं लगती थीं जहां रचनाओं का पाठ, मूल्यांकन और चर्चा होती थी। इन्हीं संगम सभाओं के कारण इस पूरे काल को संगम युग कहा गया। इतिहासकारों के अनुसार संगम युग की अवधि लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच मानी जाती है, जब दक्षिण भारत में तमिल भाषा और साहित्य अपने लिखित और विकसित रूप में सामने आया। इस काल की जानकारी हमें किसी एक शासक के अभिलेखों से नहीं बल्कि संगम साहित्य से मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से एत्तुतोकै, पट्टुपाट्टू और तोलकाप्पियम जैसे ग्रंथ शामिल हैं। विशेष रूप से टोलकाप्पियम केवल व्याकरण ग्रंथ नहीं है बल्कि उस समय के समाज, जीवन शैली और सांस्कृतिक नियमों की भी जानकारी देता है। इसी साहित्य के आधार पर हमें संगम युग की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और जनजीवन को समझने का अवसर मिलता है। दोस्तों, संगम काल पर यूपीएससी हर साल मेंस के पेपर में कम से कम एक प्रश्न तो जरूर पूछता है और आपके उत्तर में सही उदाहरण, सही एंगल और सही भाषा पूरे आंसर को बदल देती है। और ये समझ हमें किताबों से नहीं बल्कि पिछले सालों के सवालों से मिलती है। आजकल पिछले सालों के सवाल तो आसानी से मिल जाते हैं मगर सवालों के उत्तर किसी एक जगह नहीं मिल पाते। लेकिन दोस्तों, मैंने इस मुश्किल का हल ढूंढ लिया है। देखिए, मुझे एक किताब मिली है जिसमें यूपीएससी मेंस के सवाल 2013 से लेकर 2025 तक टॉपिक वाइज सॉल्व किए गए हैं। ऐसे से लेकर जीएस 1, 2, 3 और जीएस 4, यहाँ तक कि कंपलसरी इंग्लिश का पेपर भी सॉल्व्ड एक ही किताब में मिल जाएगा। हर सवाल के ठीक बाद उसका डिटेल्ड सोल्यूशन है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये किताब आपके काम आएगी। और हाँ, ये किताब इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर आप इसे दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट से लेते हैं तो अभी 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड BRAINBOT10 यूज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और जल्दी से बुक घर मंगवाइए। चलिए अब संगम काल पढ़ते हैं। तमिल साहित्य में संगम युग की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिसे 3 संगमों की परंपरा कहा जाता है। 3 संगमों की परंपरा तमिल साहित्य के विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि संगम एक ही समय में आयोजित नहीं हुए थे बल्कि वे क्रमिक रूप से संपन्न हुए थे। इरैनार अकप्पोरुल की पारंपरिक दृष्टि के अनुसार मूल रूप से 3 संगम प्रथम, द्वितीय और तृतीय अस्तित्व में थे, जो लगभग 9,990 वर्षों तक निरंतर अंतराल पर सक्रिय रहे। पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले 2 संगम प्रागैतिहासिक काल में आयोजित किए गए थे, जबकि तीसरा संगम ऐतिहासिक काल में संपन्न हुआ। तीनों संगमों का आयोजन पांड्य साम्राज्य की राजधानी में किया गया। पहले संगम का आयोजन प्राचीन मदुरई में हुआ था, लेकिन इस संगम से संबंधित अधिकांश साहित्य आज उपलब्ध नहीं है। दूसरे संगम का आयोजन कपाड़पुरम में किया गया था, जहां कुछ साहित्य की रचना हुई, परंतु समय के साथ उसका अधिकांश भाग नष्ट हो गया। तीसरे संगम का आयोजन पुनः मदुरई में हुआ माना जाता है। इसी संगम से संबंधित अधिकांश साहित्य आज उपलब्ध है, इसलिए इसे ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इसी संगम काल के साहित्य के आधार पर हमें संगम युग के समाज, राजनीति, युद्ध, प्रेम, व्यापार और लोगों की जीवन शैली की जानकारी मिलती है। इन संगमों में लगभग 8,598 विद्वानों ने भाग लिया,
जो उस काल की उच्च साहित्यिक चेतना को दर्शाता है। इन संगमों के संस्थापक आर्षि अगस्त्य माने जाते हैं, जिन्हें दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसारक माना जाता है। इन साहित्यिक परिषदों को 197 पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। संगम साहित्य के माध्यम से दक्षिण भारत के तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को समझा जा सकता है। साथियों, संगम साहित्य के अध्ययन के लिए हमारे पास कई प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से हम प्राचीन तमिल समाज, संस्कृति और राजनीति को समझ पाते हैं। ये स्रोत केवल साहित्यिक नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान से पढ़िएगा, ज्यादातर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। सबसे पहला और प्रमुख स्रोत स्वयं संगम साहित्य है। इसमें एट्टुत्तोगय 8 संग्रह और पट्टू पाट्टू 10 गीत शामिल हैं। इन 8 संग्रहों में प्रेम, वीरता, देवताओं की स्तुति और राजाओं की प्रशंसा से संबंधित सैकड़ों कविताएं शामिल हैं। जैसे कुछ संग्रहों में प्रेम पर 400 से 500 कविताएं हैं, तो कुछ में युद्ध और वीर राजाओं की प्रशंसा की गई है। इन सभी संग्रहों और 10 प्रमुख गीतों को सामूहिक रूप से मेलकनक्कु साहित्य कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत तोल्काप्पियम है, जो तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ न केवल भाषा की संरचना बताता है, बल्कि संगम कालीन समाज, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों पर भी प्रकाश डालता है। तीसरा स्रोत उपदेशात्मक साहित्य है, जिनमें नैतिकता, आचरण, शासन व्यवस्था और सामाजिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इनमें तिरुक्कुरल जैसे ग्रंथ शामिल हैं, जो संगम परंपरा से जुड़े हुए माने जाते हैं और समाज के आदर्श मूल्यों को दर्शाते हैं। संगम साहित्य के अध्ययन में विदेशी यात्रियों के विवरण भी सहायक स्रोत माने जाते हैं। यूनानी और रोमन लेखकों के लेखों से दक्षिण भारत के व्यापार, बंदरगाहों और विदेशी संपर्कों की जानकारी मिलती है, जो संगम काल की अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत मेगस्थनीज माने जाते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे। हालांकि इनका विवरण मुख्य रूप से उत्तर भारत से संबंधित है, फिर भी इन्होंने भारत के विदेशी व्यापार और समृद्धि का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका में किया, जो संगमकालीन अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक है। इनके बाद प्लिनी द एल्डर का नाम आता है। इन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में भारत रोमन व्यापार का विस्तृत वर्णन किया है। प्लिनी ने बताया कि भारत से मसाले, मोती, रेशम और कीमती वस्तुएं रोम भेजी जाती थीं और इसके बदले रोम से बड़ी मात्रा में सोना भारत आता था। यह विवरण संगम काल की आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। यह ग्रंथ किसी अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा लिखा गया था। इसमें संगम काल के प्रमुख बंदरगाहों जैसे मुजिरिस और अरिकामेडु का उल्लेख मिलता है। यह पुस्तक दक्षिण भारत के समुद्री व्यापार की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त टॉलेमी ने भी दक्षिण भारत का उल्लेख किया है। उन्होंने पांड्य, चोल और चेर राज्यों की भौगोलिक स्थिति, नदियों और बंदरगाहों का वर्णन किया। उनके विवरण से यह स्पष्ट होता है कि संगम काल में दक्षिण भारत विश्व मानचित्र पर एक जाना पहचाना क्षेत्र था। संगम काल से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख तमिल ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। ये शिलालेख मुख्यतः गुफाओं, चट्टानों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए गए हैं। इनमें व्यापारियों, दानदाताओं, भिक्षुओं और सामान्य जनता का उल्लेख मिलता है, जिससे उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। संगम काल के अध्ययन में पुरातात्विक स्थलों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अरिकामेडु से रोमन मिट्टी के बर्तन, मनके, दीपक और सिक्के मिले हैं। इसी तरह मुजिरिस एक प्रमुख बंदरगाह था, जिसका उल्लेख विदेशी ग्रंथों में भी मिलता है। साथियों, अब हम संगम युग के प्रमुख राजवंशों, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और आपसी संबंधों को समझेंगे। संगम काल की राजनीति मुख्य रूप से 3 प्रमुख राजवंशों पर आधारित थी: चोल, पांड्य और चैर। इन तीनों राज्यों का उल्लेख संगम साहित्य, अशोक के अभिलेखों और विदेशी यात्रियों के विवरणों में मिलता है। ये राज्य स्वतंत्र थे और एक दूसरे के समकालीन थे।
चोल राज्य की स्थापना आधुनिक तमिलनाडु के तंजावुर और त्रिचिनोपोली, तिरुचिरापल्ली क्षेत्र के आसपास मानी जाती है। यह क्षेत्र कावेरी नदी के कारण अत्यंत उपजाऊ था, जिससे चोल राज्य को कृषि के क्षेत्र में विशेष लाभ मिला। चोल राजाओं का राजकीय चिन्ह बाघ था, जो उनकी शक्ति, साहस और युद्ध कौशल का प्रतीक माना जाता है। साथियों, मैं हूं करिकाल चोल। मुझे ही चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध और कुशल शासक माना जाता है। इनका शासन काल लगभग 190 ईस्वी का माना जाता है। संगम साहित्य के अनुसार करिकाल चोल को पड़ोसी पांड्य और चेर शासकों पर विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है। यह भी माना जाता है कि करिकाल चोल ने श्रीलंका में सीलोन पर भी अपना अधिकार स्थापित किया था, जिससे चोलों की सैन्य शक्ति का पता चलता है। संगम काल में चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति केंद्र था। चौथी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में चोलों की स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है। एक ओर पल्लवों के उदय और दूसरी ओर पांड्य एवं चेर शासकों द्वारा किए गए निरंतर युद्धों के कारण चोल राज्य की शक्ति में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप चोलों का राजनीतिक प्रभाव कमजोर पड़ गया। पांड्य राजाओं का राजकीय चिन्ह मछली था, जो समुद्री शक्ति, व्यापार और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई थी और इनका राज्य मदुरई के साथ साथ रामनाड, तिरुनेलवेली और त्रावणकोर के दक्षिणी भागों तक फैला हुआ था। यह क्षेत्र राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। पांड्य राजाओं का उल्लेख महाभारत और जातक कथाओं जैसे प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है। इसके साथ साथ मेघस्थनीज के विवरणों में भी पांड्य राज्य का संदर्भ पाया जाता है, जिससे इनके प्राचीन और संगठित शासन का प्रमाण मिलता है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार पांड्य मौर्य साम्राज्य की दक्षिणी सीमा से बाहर रहने वाले स्वतंत्र शासक थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि पांड्य राज्य किसी बाहरी साम्राज्य के अधीन नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार एक पांड्य राजा ने रोमन सम्राट ऑगस्टस और ट्रोजन के दरबार में अपने राजदूत भेजे, जो पांड्य राजाओं के विदेशी संपर्क और समुद्री व्यापार की शक्ति को दर्शाता है। चैर राजाओं का राजकीय चिन्ह धनुष था, जो इनकी वीरता और युद्ध कौशल का प्रतीक माना जाता है। चैर राज्य को अशोक के अभिलेखों में केरल पुत्र कहा गया है। चैर साम्राज्य में मालाबार तट, कोचीन और उत्तरी त्रावणकोर के आधुनिक क्षेत्र शामिल थे। यह क्षेत्र समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। चैर राज्य की राजधानी वंजी थी। कुछ विद्वानों ने इसकी पहचान पेरियार नदी क्षेत्र से की है, जबकि अन्य इतिहासकारों ने इसे त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के पश्चिमी भाग से जोड़ा है। चैर राज्य के निवासी कुशल समुद्री यात्री थे। इन्होंने मिस्र और रोमन साम्राज्य के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। टोंडी, मुजिरिस और नेलसिंडा जैसे बंदरगाह चैर राज्य के प्रमुख व्यापार केंद्र थे, जहां से मसाले, हाथी दांत और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार होता था। साथियों, अब हम संगम काल की संपूर्ण राज व्यवस्था, सुव्यवस्थित प्रशासन, सशक्त राजसत्ता और स्पष्ट सामाजिक ढांचे को विस्तार से समझेंगे। संगम काल में राजा को राज्य का सर्वोच्च शासक माना जाता था, जबकि स्थानीय सरदारों को मन्नाडार कहा जाता था। सरकार का स्वरूप वंशानुगत राजतंत्र था। सामान्यतः राजा का ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी होता था। राजा एक प्रभावशाली दरबार की स्थापना करता था, जिसमें प्रजा को आने की अनुमति दी जाती थी। संगम काल में किसी औपचारिक परिषद के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। राजा को ईश्वर के समान माना जाता था। राज्य के केंद्रीय अधिकार राजा के हाथ में केंद्रित होते थे, लेकिन व्यवहार में राजा को बुद्धिमान लोगों द्वारा सलाह और मार्गदर्शन दिया जाता था, चाहे वह मंत्री हों, कवि हों या पुरोहित। इन बुद्धिमान पुरुषों को दो प्रमुख प्रशासनिक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहली श्रेणी उन अधिकारियों की थी जो सीधे राजकीय सत्ता और अधिकार से जुड़े होते थे। इस श्रेणी को एम्पेरायम अधिकारी कहा जाता था।
एम्पिरायम अधिकारी राजा के निकट रहते थे और शासन के मुख्य निर्णयों में भाग लेते थे। ये अधिकारी राज्य की केंद्रीय शक्ति से संबंधित कार्यों को संभालते थे। दूसरी श्रेणी उन अधिकारियों की थी जो राज्य के दैनिक प्रशासन को संभालते थे। इनका प्रमुख कार्य राजा के आदेशों को व्यवहार में लागू करना था। इस श्रेणी को एनचेयम अधिकारी कहा जाता था। एनचेयम अधिकारी लेखा जोखा, प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा तथा सैन्य संचालन जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी होते थे। अन्य महत्वपूर्ण पद और व्यवस्थाएं भी विद्यमान थी, जैसे उमच्चा वह अधिकारी होता था जो विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले माल का संग्रह करता था। मकामाटोर एक मंडली का सदस्य होता था जो प्रशासनिक या सामाजिक निर्णयों में भाग लेता था। वेल्लालर समाज के समृद्ध किसान वर्ग से संबंधित थे और इन्हें संगम युग के समाज की आर्थिक रीढ़ माना जाता था। पेटनल राजा के जन्म दिवस को कहा जाता था, जिसे उत्सव के रूप में मनाया जाता था। मनरम यानी भवन वह स्थान था जहां संगम साहित्य की सभाएं आयोजित की जाती थीं। पोड़ियल सार्वजनिक स्थल को कहा जाता था जहां लोग एकत्र होकर सामाजिक गतिविधियां करते थे। संगम युग का समाज मूल रूप से द्विआधारी विभाजन पर आधारित था, यानी समाज को दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया था। पहला वर्ग था व्याटेक, जिसमें वे लोग शामिल थे जो उच्च कुलों में जन्मे माने जाते थे। दूसरा वर्ग था इल्लिपाल, जिसमें निम्न कुलों में जन्मे लोग आते थे। यह विभाजन जन्म और सामाजिक स्थिति के आधार पर किया गया था, जिससे समाज में ऊंच नीच की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हालांकि तोल्काप्पियम ग्रंथ में समाज को और अधिक स्पष्ट रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी थी अंधनर या इरुडम, जिन्हें ब्राह्मण माना जाता था। दूसरी श्रेणी थी अरसर यानी राजा या शासक वर्ग। तीसरी श्रेणी में वणिगर या वैश्यर आते थे, जो व्यापार और वाणिज्य से जुड़े लोग थे। चौथी और अंतिम श्रेणी थी वेल्लालर, जिन्हें किसान वर्ग माना जाता था। इस वर्गीकरण से उस समय की सामाजिक और आर्थिक संरचना को समझने में मदद मिलती है। इन वर्गों के अतिरिक्त समाज में कुछ ऐसे समुदाय भी थे जिन्हें पराइयां कहा जाता था। इन समुदायों को अस्पृश्य माना जाता था और इन्हें मुख्य समाज से अलग रखा जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि संगम समाज में सामाजिक समानता पूरी तरह स्थापित नहीं थी। संगम युग की अर्थव्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ और विकसित मानी जाती थी। इस काल में उद्योग, कृषि, हस्तशिल्प और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, हालांकि बाद के चरणों में सिक्कों का प्रयोग भी बढ़ने लगा। इस युग में कृषि प्रमुख व्यवसाय था। भूमि उपजाऊ थी और सिंचाई की समुचित व्यवस्था के कारण कृषि उत्पादन अच्छा होता था। धान, बाजरा और अन्य फसलों की खेती व्यापक रूप से की जाती थी। संगम काल में उन्नत बुनाई तकनीक का प्रयोग किया जाता था, जिससे वस्त्रों की प्रसिद्धि विश्व स्तर तक पहुंच गई थी। इस काल में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। रोमन व्यापारियों द्वारा लाए गए सोने और चांदी के सिक्के तमिलनाडु के कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जो विदेशी व्यापार की पुष्टि करते हैं। व्यापार के प्रमुख केंद्रों में पुहार का विशेष स्थान था, जो एक प्रसिद्ध बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन चुका था। इसके अतिरिक्त कोडिक्करई, अरिकामेडु और मस्कन्नम जैसे बंदरगाह भी वाणिज्यिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। संगम युग में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में सूती कपड़े, मसाले, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, हल्दी, हाथी दांत से बने उत्पाद, मोती और कीमती पत्थर शामिल थे। वहीं आयात की जाने वाली वस्तुओं में सोना, घोड़े और मदिरा प्रमुख थीं। स्थल मार्ग से व्यापार करने वाले व्यापारिक दलों के साथ साथ समुद्री व्यापार मार्गों को मानविकम कहा जाता था, जो उस समय की उन्नत व्यापारिक व्यवस्था को दर्शाता है। संगम युग में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कृषि कर था, जिसे कड़ई कहा जाता था। भूमि की पैमाइश की जाती थी और उसी के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। यह व्यवस्था संगठित और सुव्यवस्थित थी। युद्धों में प्राप्त लूट भी राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी, जिसे इड्डी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त
व्यापार और अन्य गतिविधियों पर लगाया गया अतिरिक्त कर इडक्कू कहलाता था। अब अगर हम महिलाओं की स्थिति की बात करें तो संगम युग में महिलाओं की भूमिका केवल घरेलू जीवन तक सीमित नहीं थी। अव्वैयार, नचेलैयार और कक्कई पड़िनियार जैसी महिला कवियों ने इस काल में महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में स्थान प्राप्त था। इस काल में कर्पू यानी पवित्र और नैतिक जीवन को महिला का सर्वोच्च गुण माना जाता था। समाज में स्त्री की शुद्धता और चरित्र को बहुत महत्व दिया जाता था। संगम युग में प्रेम विवाह सामान्य थे। महिलाओं को अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार दिया गया था। माता पिता की सहमति से होने वाले विवाह को कर्पू विवाह कहा जाता था, जबकि बिना पारिवारिक सहमति के प्रेम से किए गए विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय विवाह व्यवस्था अपेक्षाकृत लचीली और मानवीय थी। संगम युग में जहां एक ओर कुछ महिलाओं को साहित्य और शिक्षा का अवसर मिला, वहीं दूसरी ओर विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय मानी जाती थी। समाज में विधवा जीवन को सम्मानजनक नहीं समझा जाता था। इस काल में सती प्रथा भी प्रचलित थी और यह केवल सामान्य वर्गों तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज के उच्च वर्गों में भी इसका पालन किया जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्री की स्वतंत्रता सीमित थी और सामाजिक परंपराएं उस पर कठोर प्रभाव डालती थीं। इसके साथ ही संगम युग में राजाओं और अमीर वर्ग का नर्तकियों के प्रति विशेष संरक्षण देखने को मिलता है। नर्तकियों को राजाश्रय प्राप्त था और उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा दी जाती थी। इससे यह संकेत मिलता है कि कला और मनोरंजन को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, विशेषकर शासक वर्ग के संरक्षण के कारण। इस काल में लोग नगर, कूडल, कोट्टम, पूडू या देवालयम जैसे मंदिरों में पूजा करते थे। विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार देवताओं की पूजा प्रचलित थी। इनमें मुरुगन, पहाड़ियों के आराध्य, तिरुमल, चरवाहों के देवता, बलराम और इंद्र, राम, वरुण, सोम, कोर्रवाई, विजय की देवी, कोटवय, शिव, कृष्ण और विष्णु की पूजा प्रमुख थी। वैदिक देवताओं की पूजा भी असामान्य नहीं थी। लोग यज्ञ, वेदी, श्राद्ध और पिंडदान जैसी वैदिक प्रथाओं का पालन करते थे। वर्ण व्यवस्था का प्रभाव धीरे धीरे समाज में दिखाई देने लगा था। इसके साथ ही इस काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ये धर्म विशेष रूप से नैतिकता, संयम और तपस्या पर बल देते थे और समाज के कुछ वर्गों में लोकप्रिय थे। लेकिन दोस्तों, कोई भी युग हमेशा नहीं रहता। समय बदला, परिस्थितियां बदली। संगम युग, जो साहित्य, संस्कृति, समृद्धि का प्रतीक था, धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगा। लगातार विदेशी आक्रमण, रोमन व्यापार का पतन और दक्षिण भारत में बदलती राजनीतिक परिस्थितियां, इन सब ने मिलकर सुनहरे दौर को पीछे छोड़ दिया। कवियों की आवाजें धीरे धीरे खामोश हो गईं और संगम सभाएं इतिहास बन गईं। लेकिन याद रखिए, संगम युग खत्म जरूर हुआ, पर उसकी आत्मा, उसका साहित्य, उसकी संस्कृति आज भी भारत की पहचान में जिंदा है। मैं स्क्रीन पर आपको कुछ प्रश्न दिखा रहा हूं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि संगम युग से प्रश्न कैसे बनते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए अब मैं विदा लेता हूं। हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।